Hello friends, welcome to Learn at Ease। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से बंगाल को कन्क्वेस्ट किया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और साथ ही डिस्कस करेंगे कि बंगाल जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर हुआ करता था मुगल्स का, किस तरीके से वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी बहुत प्रॉफिटेबल रहा, जिसकी वजह से 1757 में बैटल ऑफ प्लासी और आगे चलकर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर लड़ी जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बंगाल जो कि हमेशा से ही काफ़ी रिच प्रोविंस रहा, मुग़ल काल से ही हम देखते हैं कि बंगाल हमेशा ही एक ट्रेडिंग सेंटर के रूप में, साथ ही क्योंकि वो समुद्र के किनारे था इसलिए एक पोर्ट सिटी के रूप में भी डेवलप हुआ। बंगाल जो कि मुग़ल एम्पायर का सबसे रिचेस्ट प्रोविंस कहा जाता था, जिसमें अगर हम देखें तो प्रेजेंट डे बांग्लादेश और साथ में बिहार और उड़ीसा भी शामिल है। उस टाइम बंगाल के जो नवाब हुआ करते थे वो बहुत ही ज़्यादा रिच हुआ करते थे, इसीलिए अंग्रेज़ों की हमेशा से नज़र थी कि बंगाल पर किसी भी तरीके से कन्क्वेस्ट किया जाए, क्योंकि ये माना जाता था कि जिसने बंगाल को कब्जा लिया वो ऑल ओवर इंडिया को बहुत आसानी से पॉलिटिकली डोमिनेट कर सकता है। उन दिनों बंगाल से यूरोप बहुत सारे चीज़ों को एक्सपोर्ट किया जाता था, जिसमें हम देखते हैं इंडिगो, पेपर, सॉल्ट, सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल। तो वो चीज़ें थी जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, प्लस ब्रिटिशर्स के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल ट्रेड का काम करती थी। देखा जाए तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नियरली 60% जो इंपोर्ट होता था फ्रॉम एशिया वो अकेले बंगाल से होता था। इसी वजह से ये इंग्लिश के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सेंटर के रूप में उभरा। अराउंड 1630 हम देखते हैं ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे अपने फैक्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया बंगाल के अंदर, जैसे बालासोर, हुगली, कासिम बाज़ार, पटना, डक्का। ये वो इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स थे जहाँ से कॉन्टीन्यूअस ट्रेड हुआ करता था। 1690 आते आते इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता की स्थापना की, जिसके थ्रू जो उनका ट्रेड है वो और ज़्यादा मजबूत हो गया। अब कंपनी को केवल 350 यूरो देना पड़ता था सालाना, जिसके बदले मुग़ल एम्परर ने उन्हें ऑल ओवर बंगाल में फ्री ट्रेड करने की आज़ादी दी। केवल 350 यूरो सालाना देने के बाद उन्हें हर साल 50,000 यूरो का प्रॉफिट होता था, जो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता था। और इसी वजह से वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से बंगाल उनके हाथ से ना निकले। हम देखते हैं कि 1700 में मुर्शीद कुली खान को बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है मुग़ल एम्परर के द्वारा। हालांकि बहुत लंबे टाइम तक मुग़ल एम्परर का ही कंट्रोल हुआ करता था बंगाल के ऊपर भी। 1727 में मुर्शीद कुली खान की डेथ के बाद उसका जो दामाद है शुजाउद्दीन वो राजा बनता है। हालांकि वो भी ज़्यादा लंबे समय तक रूल नहीं करता, 1739 में किसी वजह से वो भी हट जाता है गद्दी से। उसके बाद जो मुर्शीद कुली खान का बेटा था सरफराज खान, उसको 1 साल के लिए राजा बनाया जाता है 1739 से 40 के बीच में। हालांकि जो सरफराज खान था वो काफ़ी इनकैपेबल और कमज़ोर राजा साबित हुआ, इसी वजह से उसी का सेनापति अलीवर्दी खान उसकी हत्या कर देता है और सिंहासन पर अपना कब्जा जमा लेता है। 1756 आते आते अब कुछ ऐसे इंस्टांस होने लगेंगे जिसकी वजह से जो ये गवर्नर हुआ करते थे बंगाल के, ये अंग्रेज़ों को बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे। हालांकि बंगाल के जितने भी गवर्नर्स थे उन्हें ये नहीं पसंद था कि उनके यहाँ से ब्रिटिशर्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड करके और दूसरे कंट्री में ले जाएं और उनको कुछ ना मिले, तो वो लोग हमेशा ही अंग्रेज़ों को नापसंद करते थे। दूसरी तरफ मुग़ल एम्परर जो हैं वो हमेशा ही ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे, जिसकी वजह से जो अलीवर्दी खान है एक टाइम के बाद मुग़ल एम्परर तक को जो ट्रिब्यूट्स है वो पे करना बंद कर देंगे और बंगाल को पूरी तरीके से इंडिपेंडेंटली अपने कब्जे में ले लेंगे। अब क्योंकि ब्रिटिशर्स को बिल्कुल नहीं पसंद करता था अलीवर्दी खान, तो जिसकी वजह से उनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रहने लगेंगे।
लेकिन अंग्रेज किसी भी कीमत पर बंगाल को छोड़ने के लिए राजी नहीं थे। पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक बंगाल ही ऐसा राज्य था जहाँ पे काफ़ी स्टेबिलिटी थी, जहाँ पे ट्रेड भी काफ़ी अच्छे से फ्लरिश हो रहा था। क्योंकि देखा जाए तो इंडिया के अदर पार्ट्स में काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते थे, कहीं पर भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी। दूसरे हिस्सों में देखें तो कहीं पे मराठास का इन्वेज़न, कहीं पे देखे तो जाट की रिवॉल्ट, एक्सटर्नल इन्वेजन्स जो नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में किए थे, उसकी वजह से ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया में हमेशा ही पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी, जिसकी वजह से वहाँ ट्रेड उतना अच्छे से फ्लरिश नहीं कर पाता था। दूसरी तरफ बंगाल एक पॉलिटिकली स्टेबल राज्य था जहाँ से अंग्रेज़ों को काफ़ी मोटा प्रॉफिट मिलता था। तो अंग्रेज नहीं चाहते थे कि किसी भी कीमत पर बंगाल उनके हाथ से निकले। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बंगाल में जितने भी गवर्नर्स आए, उन लोगों को कभी से भी नहीं पसंद था कि ब्रिटिशर्स को स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाएं, जिसकी वजह से हमेशा ही दोनों में फ्रिक्शन बना रहता था। इसका परिणाम हम 1757 में प्लासी के युद्ध के रूप में और 1764 में बक्सर के युद्ध के रूप में देखेंगे। सो मेनली स्टोरी की स्टार्टिंग होती है 1741 से, जब अलीवर्दी खान बिहार और बंगाल के गवर्नर सरफराज खान को मार के खुद बंगाल की गद्दी का वारिस बनता है। लेकिन उसका जो रूल है वो काफ़ी लंबे समय तक नहीं चल पाता। कुछ 15 साल राज करने के बाद 1756 में अप्रैल में उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि जो अलीवर्दी खान है वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। इस वजह से बढ़ती उम्र के चलते उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी डेथ के बाद उसके नाती को राजा बनाया जाता है, जिसका नाम था सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला उसकी छोटी बेटी का बड़ा लड़का था। सिराज केवल 20 साल का एक नौजवान था जिसे ना युद्ध कला आती थी और ना ही राज्य संभालना, और बस इसी चीज़ का फ़ायदा कहीं ना कहीं अंग्रेज़ उठाते हैं। अब क्योंकि सिराजुद्दौला जब राजा बना तो ऑलरेडी उसके सामने काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस थे। अलीवर्दी खान के मरने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग थे जो शाही परिवार का हिस्सा थे और कभी नहीं चाहते थे कि सिराजुद्दौला को राजा बनाया जाए। इन्हीं सभी चीज़ों के चलते हम देखते हैं नवाब ऑफ पूर्निया जो कि शौकत जंग, उसके अलावा घशीती बेगम जो कि उसकी खुद की आंटी थी, एक चाइल्डलेस विडो थी। अब उसका खुद का कमांडर इन चीफ मीर जाफ़र जो कि अलीवर्दी खान की जो बहन थी उसका पति था। ये सभी लोग काफ़ी ज़्यादा दुश्मनी दिखा रहे थे। साथ में और अगर हम देखें तो जगत सेठ, ओमी चंद, राय बल्लभ, राय दुर्लभ, ये सभी वो लोग थे जो शाही परिवार का हिस्सा थे और साथ ही सिराजुद्दौला के राजा बनने से काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे। अब इन सभी लोगों ने मिलकर एक साथ सिराजुद्दौला का अपोजिशन किया। साथ ही हम देखते हैं क्योंकि सिराजुद्दौला की उम्र काफ़ी कम थी जिस टाइम वो राजा बना, नेचर में काफ़ी इम्पल्सिव होने के साथ साथ उसे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया जाता है। और बस इन्हीं कुछ कमियों के चलते हम देखेंगे कि सिराजुद्दौला को बहुत ही जल्दी बहुत बड़े युद्ध का सामना करना पड़ेगा। सिराजुद्दौला वैसे हमेशा से ही इनसिक्योर फील करता था क्योंकि उसे पता है कि वो दुश्मनों से घिरा हुआ है। उसे पता है कि उसे एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा। उसके खुद के परिवार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि उसको मारा जाए, जो हर टाइम उसके खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं। लेकिन इतने कम एक्सपीरियंस और बहुत ही कम उम्र में राजा बनने के बाद भी सिराजुद्दौला बहुत अच्छा राजा साबित हुआ। एक एक करके उसने अपने सभी दुश्मनों को ख़त्म करना शुरू किया, घशीती बेगम को हरा दिया, साथ ही शौकत जंग को भी एक युद्ध में मार दिया। उसे पता था उसका कमांडर इन चीफ मीर जाफ़र काफ़ी ज़्यादा गद्दार है, इसी वजह से उसको हटाकर उसकी जगह मीर मदान को अपना कमांडर इन चीफ बनाया। साथ ही हम देखते हैं कि सिराजुद्दौला की नज़र इस चीज़ पर भी थी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड प्रिविलेजेस का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा रही है, यानी कि उसको काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़ रहा था। कभी से भी ईस्ट इंडिया कंपनी को सिराजुद्दौला पसंद नहीं करता था और दूसरी तरफ कंपनी तेज़ी से अपना फोर्टिफिकेशन कर रही थी। हमेशा ही सिराजुद्दौला को मिसलीड करते रहते थे,
जिसमें कि ये भी देखा गया कि बहुत बार ऐसे लोग जो सिराजुद्दौला को धोखा देकर भाग जाते थे, कंपनी उन्हें शरण दे दिया करती थी। इस वजह से सिराजुद्दौला चाहता था कि कंपनी की ये जो बढ़ती हुई पावर है इसको कम किया जाए। दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी को भी कहीं ना कहीं यह लगता था कि जो सिराजुद्दौला है वो फ्रेंच को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी भी हमेशा ही शक के दायरे में रहती थी। वो सिराजुद्दौला को कभी भी पसंद नहीं करते थे। इसी बीच में हम देखते हैं ब्लैक होल की घटना। अब ब्लैक होल की घटना क्या है? ऐसा माना जाता है कि सिराजुद्दौला ने कुछ 146 इंग्लिशमैन को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था और जिसकी वजह से उसमें से 123 लोग सफोकेशन की वजह से मारे गए। हालांकि कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये एक झूठी कहानी है और ऐसा कुछ नहीं हुआ था, पर यह वही घटना थी जिसने कि उनकी दुश्मनी को और ज़्यादा हवा दी और जिसकी वजह से अब बैटल ऑफ प्लासी को हम देखते हैं 1757 में, जिसकी भूमिका तो पहले ही रच दी गई थी, क्योंकि हम देखते हैं कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश कमांडर रॉबर्ट क्लाइव को मद्रास से बुलाया गया था, जिसकी वजह से इंग्लिश की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई थी बंगाल के अंदर। रॉबर्ट क्लाइव काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट कमांडर था। उसने आते ही बंगाल में जो भी नवाब के दुश्मन थे उन सभी के साथ एक सीक्रेट अलायंस कर लिया। मीर जाफ़र, राय दुर्लभ, जगत सेठ और ओमी चंद जाकर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से मिल गए। उन लोगों के बीच में एक डील हुई जिसके अकॉर्डिंग अगर इंग्लिश बैटल ऑफ प्लासी को जीतते हैं तो वो मीर जाफ़र को वहाँ का नवाब बना देंगे और बदले में जो मीर जाफ़र है वो अंग्रेज़ों को काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्ड करेगा। हालांकि बैटल ऑफ प्लासी लड़ने से पहले ही यह तय हो चुका था कि किसी भी सूरत में उस बैटल को अंग्रेज ही जीतने वाले हैं। 23 जून 1757 को जब डिसीसिव बैटल ऑफ प्लासी दोनों के बीच में लड़ी गई, में एक तरफ सिराजुद्दौला था जिसके पास 50,000 से ज़्यादा सैनिकों की एक बहुत बड़ी फौज थी और दूसरी तरफ कुछ मुट्ठी भर सैनिक लेके क्लाइव था, जिसमें कि हम देखते हैं कि क्लाइव ने बहुत बुरी तरीके से सिराजुद्दौला को हरा दिया, जिसका रीज़न था वो सभी लोग जो सिराजुद्दौला के दरबार में होते हुए भी क्लाइव से मिले हुए थे। इसके बाद हम आगे देखते हैं जहां बैटल ऑफ प्लासी ख़त्म हुई वहीं बंगाल पर पूरी तरीके से इंग्लिश का कंट्रोल हो गया और प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने जितना भी ट्रेड एंड कॉमर्स था बंगाल का उसको वर्चुअली मोनोपोलाइज कर लिया। प्लासी का युद्ध खत्म हुआ, वहीं पे मीर जाफ़र को बंगाल का नया नवाब बना दिया गया और नए नवाब ने बदले में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 परगनास की जमींदारी के साथ साथ काफ़ी सारा पैसा दिया। हालांकि बैटल ऑफ प्लासी बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट बैटल थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं ब्रिटिश एम्पायर की जो नींव है वो इंडिया में रख दी थी। साथ ही हम देखते हैं ये वो टाइम था जब फ्रांस जो है धीरे धीरे इंडिया से बाहर होता जा रहा था। 1760 आते आते हम देखते हैं टाइम बदलने लगता है। जो मीर जाफ़र नया नवाब बना था बंगाल का, अब उसे भी कहीं ना कहीं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। इसी के चलते मीर जाफ़र जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी रचता है, पर क्योंकि अंग्रेज हमेशा से ही बहुत ज़्यादा चालाक थे, उन्होंने डच को सबसे पहले हराकर उन्हें अपनी तरफ कर लिया। लेकिन क्योंकि मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा था जिसके बारे में अंग्रेज़ों को पता चल जाता है और साथ ही मीर जाफ़र को जो एनुअली पे करना होता था कंपनी को उसको करने में भी वो असफल रहता है, जिसकी वजह से अब मीर जाफ़र जो है वो अंग्रेज़ों को खटकने लगता है। इसी बीच हम देखते हैं कि जो मीर जाफ़र का दामाद था मीर कासिम अब अंग्रेज़ों को वो काफ़ी एबल रूलर के रूप में दिखने लगता है और इसी वजह से मीर जाफ़र जो है उसको रिज़ाइन करना पड़ता है। साथ ही उसकी पेंशन बांध दी जाती है 1,500 रुपये पर एनम। मीर कासिम नवाब बनते ही कंपनी को बर्दवान, मिदनापुर और चित्तौंग जैसे डिस्ट्रिक्ट दे देता है और साथ ही प्रॉमिस करता है कि सदर्न इंडिया को जीतने के लिए कंपनी को जो भी वॉर एफर्ट्स लगेंगे, जो भी फाइनेंस होगा, उसकी जिम्मेदारी मीर कासिम की है। इस ट्रीटी के बाद मीर कासिम जो कि नया नवाब था बंगाल का,
वो धीरे से अपनी कैपिटल मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर देता है। हालांकि मीर कासिम काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट था, इसी वजह से वो मुंगेर अपनी कैपिटल शिफ्ट करता है, जिससे कि वो अंग्रेज़ों से एक सेफ डिस्टेंस पर रहे। अब क्योंकि वो पहले से जानता था कि जो अंग्रेज़ हैं वो किसी के भी सगे नहीं हैं, आज उन्होंने मीर जाफ़र को गद्दी से हटाया है तो कल वो मीर कासिम के लिए भी खतरा बन सकते हैं। इसीलिए धीरे धीरे वो अपनी ब्यूरोक्रेसी को रीऑर्गेनाइज करने लगता है और अपनी आर्मी को बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड और एफिशिएंट बनाने की कोशिश में लग जाता है। वहीं हम देखते हैं कि बिहार के अंदर एक घटना होती है। बिहार का जो डिप्टी गवर्नर था राम नारायण, वो धीरे धीरे नवाब की जो भी चीज़ें थी उन्हें मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि मीर कासिम को यह नहीं पता था कि उसकी नाक के नीचे राम नारायण को पूरा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सपोर्ट मिल रहा है। दूसरी तरफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी जो उसको दस्तक दिया गया था, यानी कि जो ट्रेड परमिट था, उसका मिसयूज़ करने लगती है, जिसके चलते मीर कासिम पूरी तरीके से जो ड्यूटी फ्री ट्रेड था उसको ही ख़त्म कर देता है। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगती है और दोबारा से कंपनी का और नवाब का जो टसल है वो स्टार्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे वॉर्स होते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच में 1763 में, जहाँ ज़्यादातर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही विजय हासिल होती है, जैसे कि कटवाहा, मुर्शिदाबाद, गिरिया, स्कूटी, मुंगेर, ये वो जगह थी जहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नवाब को हरा देती हैं। क्योंकि अब मीर कासिम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ रहा था, इसीलिए वह अवध भाग जाता है और वहाँ जाकर अवध के नवाब शुजाउद्दौला और साथ ही मुग़ल एम्परर शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक विशालकाय सेना का निर्माण करता है। और क्योंकि अब नवाब को बहुत ज़्यादा भरोसा था कि वो अंग्रेज़ों की सेना को हरा सकता है, इसीलिए 1764 में 22 अक्टूबर को बैटल ऑफ बक्सर लड़ी जाती है, जिसमें एक तरफ मीर कासिम नवाब ऑफ अवध और शाह आलम द्वितीय की कंबाइन आर्मी थी, तो दूसरी तरफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे मेजर हेक्टर मुनरो। और ये बैटल काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग साबित होता है मीर कासिम के लिए, क्योंकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काफ़ी कम सैनिक होते हुए भी हेक्टर मुनरो इन तीनों ही आर्मीज़ को बहुत बुरी तरीके से हरा देता है। हालांकि बैटल ऑफ बक्सर ने अंग्रेज़ों के इरादों को और बहुत ज़्यादा मजबूत कर दिया। अब उन्हें लगने लगा क्योंकि हमने इतनी बड़ी सल्तनत मुग़ल एम्पायर के राजा को हरा दिया, तो अब इंडिया को जीतना काफ़ी मुश्किल नहीं है। इसी वजह से अंग्रेज़ों के जो इरादे हैं वो और ज़्यादा बुलंद हो जाते हैं। इस बैटल की इम्पॉर्टेंस ये थी कि इसमें नवाब ऑफ बंगाल के साथ साथ मुग़ल एम्परर और अवध के नवाब शुजाउद्दौला तीनों को ही हार का सामना करना पड़ा। इस बैटल के बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वापस से बूढ़े नवाब मीर जाफ़र को नवाब बना देती है। साथ ही हम देखते हैं 1765 में रॉबर्ट क्लाइव दो इम्पॉर्टेंट ट्रीटीज़ को साइन करता है इलाहाबाद के अंदर। इस ट्रीटी की इम्पॉर्टेंस इतनी ज़्यादा थी कि पूरे ही नॉर्दर्न इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सुप्रीमेसी स्टैब्लिश हो गई। सो इस ट्रीटी में जो रॉबर्ट क्लाइव है वो नवाब शुजाउद्दौला के साथ और शाह आलम द्वितीय के साथ अलग से ट्रीटीज़ को साइन करता है। नवाब शुजाउद्दौला से कहा जाता है कि वो इलाहाबाद को हमेशा के लिए छोड़ दे और कारा को भी। साथ ही एम्परर शाह आलम द्वितीय, जो कि हमेशा से ही इलाहाबाद को और कारा को पसंद किया करता था, उसको ये दोनों ही राज्य मिल जाते हैं। नवाब शुजाउद्दौला को कंपनी को 50 लाख रुपए एज अ वॉर इंडेमिटी देने पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अकॉर्डिंग शाह आलम द्वितीय के साथ भी कुछ चीज़ों पर राजीनामा लिया जाता है। अब कंपनी ने शाह आलम द्वितीय से एक फरमान जारी करवाया जिसके अकॉर्डिंग जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दी जाएगी, जिसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी शाह आलम द्वितीय को एनुअली 26 लाख रुपीस को पे करेगी। साथ ही कंपनी ने इस शर्त को भी रखा कि 53 लाख रुपीस कंपनी को दिए जाएं ताकि इस एरिया में मिलिट्री डिफेंस, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च किया जा सके। क्लाइव काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट था।
उसने अवध को इसीलिए एनेक्स किया क्योंकि उसे पता था कि अफगान और मराठा कभी भी उनके लिए खतरा बन सकते हैं। इसीलिए उसने अवध को एज अ बफर स्टेट यूज़ किया। दूसरी तरफ शाह आलम द्वितीय को भी पूरी तरीके से हराने के बाद भी गद्दी से नहीं हटाया, क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि मुगल्स को आज भी जो आम जनता है वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है, और अगर अचानक से मुगल एम्परर को गद्दी से हटाया गया तो अंग्रेज़ों का काफ़ी ज़्यादा विरोध होगा। इसीलिए उसे गद्दी से ना हटाकर एक मेयर पेंशनर बना दिया गया, जिसे अंग्रेज एज अ रबर स्टैम्प यूज़ करने लगे। और इसी के साथ बैटल ऑफ बक्सर भी खत्म हुई। अंग्रेजों का पूरी तरीके से बंगाल पर नियंत्रण हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो पावर थ्रस्ट है अंग्रेजों की वो बढ़ती जा रही थी, और अब वो दूसरे राज्यों को भी इस तरीके से देखने लगे कि जल्द से जल्द वहाँ पर भी कब्जा करा जाए। और इसी क्रम में हम देखेंगे एंग्लो मैसूर वॉर्स के बारे में। That's all for today. Thank you and keep watching.